आज हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट होगा आज से, तो 1858 से 1947 तक ये चलेगा। सबसे पहले क्राउन रूल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 में। ओके, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, सिपाही म्यूटनी हो गई 1857 में। ठीक है, जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी और साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हमसे क्या गलती होगी जो इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया है ना। बहुत सारी गलतियों समझ आई उनको। जब उस रिवोल्ट को दबा दिया गया और वापस ऐसा रिवोल्ट ना हो तो उसके लिए एक एक्ट लेकर आए। ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको अच्छे से वहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। तो आगे क्या हुआ, अब रिवोल्ट के लिए जिम्मेवार बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और उसको कर दिया ख़त्म और सारी की सारी पावर जो है ईस्ट इंडिया के पास, सॉरी क्राउन रूल के पास चली गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी, ठीक है, रेवेन्यू सब चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो इसके आगे सबसे पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि जो ब्रिटिश की क्वीन है उसके नाम पे इंडिया की गवर्नमेंट चलेगी। और एक चीज़ करी गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस उपाधि को बदल कर दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो वाइसराय होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा किसको, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो पहले वाइसराय बने इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो अब डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया। ओके, उसके बाद एक ऑफिस बनाया गया, न्यू ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इस सेक्रेटरी के पास क्या होगा, कंप्लीट अथॉरिटी होगी। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल जो होगा अब वो किसके पास होगा, ये जो न्यू सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया के लिए जो बनाया गया ऑफिस, ठीक है, इसके पास पूरा अथॉरिटी होगी अब। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश किए गए 15 मेंबर। ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल एक बनाई गई। ठीक है, तो ये जो 15 मेंबर की काउंसिल जो बनाई गई, ठीक है, इसका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया की हेल्प करना। ठीक है, ये जो नई बॉडी बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसकी हेल्प करना ये इन 15 मेंबर का काम था। ठीक है, अकेला तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ताकि ये क्या कर सके, इनकी हेल्प कर सके। ओके, अब यहाँ भी लिखा है कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है 15 मेंबर की काउंसिल है, ये आप इसे आप एक बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसेसिंग चल सकती है। ठीक है, इस बॉडी के खिलाफ भी एक लीगल प्रोसेसिंग चल सकती है। ठीक है, स्यू किया जा सकता है इसको, स्यू पता ना, स्यू करना। ठीक है, एक लीगल, इनके खिलाफ लीगल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, कुल मिला के 1858 के एक्ट ने ये किया, इंग्लैंड लंदन में बैठे बैठे इंग्लैंड की पार्लियामेंट को, इंग्लैंड के रूलिंग मेंबर ने इंडिया के अफेयर को चलाना है। ठीक है, इंडिया को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई, वो मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू बनाई गई। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब रिवोल्ट हुआ 1857 का तो ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ चुका था कि अब हम एक लिमिट से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को नाराज़ नहीं कर सकते या इंडियंस को हम नाराज़ नहीं कर सकते। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि अब इंडिया की हेल्प करनी ज़रूरी है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं, इंडियंस को भी मौका देते हैं कि वो अब रूलिंग प्रोसेस में भाग ले सकें। ठीक है, अब वही इंडिया को मौका देने के लिए कुछ काउंसिल एक्ट बनाए गए। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया, उसके बाद और भी एक्ट आए। ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। ठीक है, इसके फीचर क्या थे उसको स्टडी करते हैं। 1861 के एक्ट में बोला गया, इंडियन को एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। और ये बोला गया जो वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस काउंसिल को बड़ा करिए, उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर लेके आइए। ठीक है, अब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या थे, जिन बंदों की अपॉइंटमेंट हुई इंग्लैंड से वो ऑफिशियल मेंबर होंगे, जिन मेंबर की अपॉइंटेड वाइसराय ने बैठ के इंडिया में किया वो नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक है, ये बोला गया कुछ इंडियन मेंबर को आप इंडियन काउंसिल में बिठाओ ताकि उनको लगे कि उनको देश के गवर्नमेंट में मौका मिल रहा है। ठीक है, उनके लॉ मेकिंग प्रोसेस में मौका मिल रहा है। तो ये सब क्या था कि आप कुछ इंडियंस को भी इन्वॉल्व कर रहे थे ताकि उनको लगे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। ठीक है, तो ऐसा कोई आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा स्टेप जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इस तरह का कोई स्टेप ना उठाए इंडियंस। ठीक है, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने
टू में 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया, ठीक है। ये थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 मेंबर थे 1862 में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिनको नॉमिनेट किया था, ठीक है। अब ये बोला गया कि हमको अच्छे से राज करने के लिए क्या करना है, लोकल लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकल लेवल में भी पावर दो, ठीक। और बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ पावर वापस दी गई जो पहले उनसे ले ली गई थी, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसेस को शुरू किया गया, ठीक है। तो फिर कहा गया, तीसरे पॉइंट में ये लिखा है, फिर कहा गया कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, ठीक। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ बनाई गई है, 1862 में बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न 1886 में, ठीक है, एंड पंजाब में 1892 में ये बनाई गई, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में फर्स्ट टाइम पोर्टोफोलियो सिस्टम भी आया, ठीक है। पोर्टोफोलियो सिस्टम होता क्या है, देखिए जैसे हमारा आज फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस को, है ना, उसके हाथ में अथॉरिटी किसकी है, फाइनेंस। अगर कोई रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सिस्टम, किसी एक मेंबर को किसी एक चीज़ का चार्ज दे देना, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आया, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने, फाइनली 1861 काउंसिल एक्ट से वाइसराय को पावर मिली कि वाइसराय एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, और वो ऑर्डिनेंस इशू बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए एक इमरजेंसी के दौरान वो एक ऑर्डिनेंस कर सकता है, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेंस का टाइम पीरियड रखा गया 6 मंथ, ओके। तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 काउंसिल एक्ट में नॉन ऑफिशियल मेंबर को और बढ़ाया गया, ठीक है। अभी तक जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर जो अपॉइंट हो रहे थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहे थे, ना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। समझ में आया, जो लॉ बनाने वाली बॉडी जो थी उसमें जो मेंबर इंक्रीज हो रहे थे, एग्जीक्यूटिव में भी नॉन ऑफिशियल मेंबर को परमिशन नहीं गई थी, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल की तादाद को बढ़ाया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में भी, ठीक है। अब तादाद बढ़ी तो उनको थोड़ी पावर भी दी गई, ठीक है। थोड़ी बहुत लेजिस्लेटिव के फंक्शन को बढ़ाया गया, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट बात की बजट को डिस्कशन करने की पावर दी गई, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को। तो ध्यान रहे दोस्तों, बजट अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी बजट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी परमिशन दी जाएगी लेकिन वो आगे वाले एक्ट में दी जाएगी, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर को बजट डिस्कशन करने की ताकत मिली 1892 में, ठीक है। वो डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी राइज कर सकते थे, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव है उसके ऊपर उसके अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते थे लेकिन वो क्वेश्चन अराइज कर सकते थे, ठीक है। वोट करने की पावर अभी उनको नहीं मिली थी, ठीक है। वो जनरल डिस्कशन का प्रोविज़न आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आ गया, ठीक है। अब ये कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ नॉन ऑफिशियल सीट को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा और वो एक तरह का नॉमिनेशन ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसको आगे। कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, वाइसराय के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसके रिकमेंडेशन से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इनके रिकमेंडेशन से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ लोगों के नेम नॉमिनेट करेगी वाइसराय को, और वाइसराय उन्हीं लोगों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करेगा, ओके। उसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रिकमेंडेशन से, म्यूनसिपैलिटीज़ की रिकमेंडेशन से, यूनिवर्सिटीज़ ट्रेड एसोसिएशन के रिकमेंडेशन से, ज़मींदार एंड चैम्बर ऑफ रिकमेंडेशन उनके रिकमेंडेशन से, ठीक है, ज़मींदार एंड चैम्बर की रिकमेंडेशन से, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट गवर्नर करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रिकमेंडेशन से, म्यूनसिपैलिटीज़ और एंड यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन की रिकमेंडेशन से, ज़मींदार एंड चैम्बर की रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, बट नॉमिनेशन को आप एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हो, ठीक है।
तो इसमें जो इलेक्शन है उसकी बात भी थोड़ी रखी गई इसमें, ठीक है। ये था हमारा फ्रेंड्स काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1909, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो वहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये एक्ट, ओके। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, ठीक है, वो थे लॉर्ड मॉर्ली, ओके, एंड लॉर्ड मिंटो जो थे वो थे वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी से इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसीलिए कहते हैं, ओके। इस एक्ट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को बढ़ाया गया, ठीक है। सबसे पहले तो काम यही किया, ठीक। सेंट्रल लेजिस्लेटिव के साइज़ को भी बढ़ाया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के साइज़ को भी बढ़ाया गया। पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे 16 लोग, अब बढ़ा करके कर दिए 60, ठीक है, 16 से 60 इतने जो भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में लोगों को इंक्रीज कर दिया गया 1909 के काउंसिल एक्ट में, ठीक है। तो आगे है, अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को मेजोरिटी दी गई, ठीक है। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बोला गया कि ऑफिशियल मेंबर ही ज़्यादा होंगे। प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल को मेजोरिटी दी गई, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव में नॉन ऑफिशियल की जो संख्या जो थी वो कम थी, ठीक है। लेजिस्लेटिव के काम करने के तरीके को भी थोड़ा चेंज किया, ठीक है, उनके फंक्शन को भी चेंज किया, ठीक है। अब ये कहा गया इनके फंक्शन को बढ़ाया, डेलिबरेटली फंक्शन को बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद बजट के रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे, तो अब 1909 के एक्ट में अब बजट के रिजोल्यूशन को भी मूव कर सकते थे, ठीक है। तो आगे ये लिखा गया है, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी मेंबर ने बिल इंट्रोड्यूस किया है, बजट को इंट्रोड्यूस किया है, तो उस बजट में काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये नॉन ऑफिशियल मेंबर, ठीक है। तो पहले इसको ये काउंटर क्वेश्चन करने की जो पावर थी वो नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये काउंटर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं ये नॉन ऑफिशियल मेंबर भी, ठीक है। तो आगे अब हुआ ये कि पहली बार किसी इंडियन को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जोड़ा गया, और प्रोविंस में जो गवर्नर को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है। और पहला इंडियन जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट भी है ये कि पहले इंडियन जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो, वहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट काम हुआ जो इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। सबसे पहले शुरुआत हुई मुस्लिम से, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, यानी कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब अगर मुस्लिम मेंबर वोटिंग में खड़ा है उसके लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, हिंदू वोट नहीं कर सकता, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को डिक्लेयर किया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन था? लॉर्ड मिंटो, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर सकते हो आप। तो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड बढ़ रही थी, ठीक है, ये सबको रिप्रेजेंटेशन। तो बोला गया कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ को एंड जमींदार को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो लक्ष्मीकांत में है वो हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, कीज़ होते हैं, उनको आप मार्क भी कर सकते हो बुक में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा गया है 20 अगस्त 1917, ठीक है, को ये समय आया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1917 आया, इसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ठीक है, इसको बोला गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें लॉर्ड मोंटेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो अब इन्होंने फ्रेंड्स सब्जेक्ट को डिसाइड किया कि ये डिसाइड किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ला बना सकती है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ला बना सकती है, ठीक है। ये डिसाइड किया गया, मतलब सब्जेक्ट को डिमार्केटेड किया गया। कुछ सब्जेक्ट डिसाइड करेगी कि जिस पे केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ला बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे डिमार्केटेड किए गए जिससे सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल ही ला बनाएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है अब डायरेक्टिव वर्ड लाया गया, ठीक है। डायरेक्टिव वर्ड ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, इसका मतलब होता है डबल रूल, ओके। डायरेक्टिव में 2 सब्जेक्ट बनाए गए, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। रिजर्व डायरेक्टिव में ये बोला गया
कि ये रिजर्व सब्जेक्ट पे नियम कानून एडमिनिस्ट्रेट करने का हक सिर्फ गवर्नर का है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। ये बोला जब रिजर्व सब्जेक्ट पर कोई गवर्नर कोई कानून बनाएगा या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाएगी, उसमें उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ। जब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में जो लॉ बनेगा, जब इस पे लॉ बनाएंगे तो वो जवाबदेही होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस होता है अब बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। बाई कैमरलिज्म क्या है, देखिए ये बोला गया जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं सेंट्रल बेस पे, वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, ठीक है। तो एक होगा अपर हाउस जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, एक होगा लोअर हाउस द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ज़्यादातर मेंबर इन दोनों में डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे अपर हाउस के मेंबर भी और लोअर हाउस के मेंबर भी, ठीक है। अब आ गया जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे 6 लोग। ये बोला गया इन 6 में से 3 होंगे इंडियंस, ठीक है। तो आगे लिखा है कम्युनल इलेक्टोरेट्स को यहाँ पे बढ़ाया गया 1909 में। ये सिर्फ मुस्लिम तक ही थे, बट अब सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एग्लो इंडियंस को, यूरोपियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है। एक हाई कमीशन का ऑफिस बनाया गया लंदन में, और उस हाई कमीशन के ऑफिस में कुछ फंक्शन इंडिया के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के ट्रांसफ़र कर दिए गए, ठीक है। तो उसके बाद अब बात की गई पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की, ठीक। कहा गया एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, और उस हिसाब से 1926 में सेंट्रल पब्लिक कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पहली बार कहा गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपना बजट इनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास जो ताकत नहीं थी, ये सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर ही कर सकती थी, लेकिन अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अपना बजट इनेक्ट करने की पावर दी गई, ठीक है। अब ये बोला गया गवर्नमेंट ऑफ 1919 ने कैसा काम किया, अब इस चीज़ को एसेस कौन करेगा। तो इसको एसेस किया जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। तो 1919 से 10 साल बाद 1929 में एक कमीशन को सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और वो कमीशन डिसाइड करेगा कि 1919 एक्ट ने काम कैसा किया है, और यही कमीशन होगा साइमन कमीशन के फॉर्म में, ठीक है। साइमन कमीशन जो आएगा वो इसलिए सेटअप हुआ था कि 1919 में का जो एक्ट जो है इसने किस तरह का काम किया, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। साइमन कमीशन को भारत में आना था 1929 में, ठीक है, क्योंकि 1919 के एक्ट के 10 ईयर के बाद इनको भारत में आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही 1927 में भारत में आ गए, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर का स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। तो इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के अंदर ये कमीशन बना, और इस कमीशन का काम ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है, उसमें जो काम किए उसने किस तरह के काम किए, ठीक है, उस पर रिपोर्ट बनाने का इनका काम था, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और 7 के 7 वाइट मेंबर थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर थे। किसी इंडियन मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया इस कमीशन में, ठीक है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस कमीशन को बाइकआउट कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी इस कमीशन को, साइमन कमीशन को बाइकआउट कर दिया, ठीक है। तो बहुत दिन तक ये कमीशन इंडिया में आके पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ट्राई करता रहा, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया इस कमीशन में, ठीक है। फाइनली साइमन कमीशन को समझ में आ गया कि इधर कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, ठीक, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमें समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट खुद ही सबमिट कर दी। इसने बोला गया कि डायरी की प्रोविज़न को ख़त्म कर दो, ठीक है। और ये बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और एक्सटेंड करो, थोड़ी पावर और देने की बात की गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद कम्युनल इलेक्टोरेट को और कंटिन्यू करो, जो कम्युनल इलेक्टोरेट थे उनको बढ़ाने की बात की गई, ठीक है, और कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। और इस साइमन कमीशन पे अमल करने के अगले प्रपोजल को लाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में ये कह रहा है, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी इंग्लैंड में, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल। जब ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई तो उसके बेस में वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया गया, ठीक है। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में सारी रिकमेंडेशन को माना गया, और इस वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को सारी सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश के सामने रखा गया, ठीक है। इन सब का जो भी रिजल्ट आया वो होगा इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। तो ये था हमारा साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल करवाई गई, ठीक है। उस फर्स्ट राउंड टेबल के ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी, इनके बेसिस में क्या किया गया, वाइट पेपर और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया गया, ठीक है। तो इस सब का जो रिजल्ट जो होगा वो आएगा अब, जो हम आगे पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। बात करने जा रहे हैं कम्युनल अवार्ड की, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड 1932 में लाया गया।
तो ब्रिटिश सरकार की यही कोशिश थी कि वो इंडियंस को किसी तरह से तोड़ें, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने 1919 में सेपरेट इलेक्टोरेट दे रखे थे, पूरी सोसाइटी को तोड़ के रखा था। अब इन्होंने बोला कि शेड्यूल कास्ट जो बची हैं इनको भी अब क्या किया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए, ठीक। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला डिप्रेस क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने बोला कि तुम अब इंडियन समाज को तोड़ रहे हो, ठीक है। पहले आपने धर्म के बेस में तोड़ा, तो अब आप क्या हिंदू समाज को भी हिस्से में बांटे जा रहे हो, ठीक है। तो अब गांधी जी चले गए फास्ट ऑन टू डेथ पे, अनशन पे चले गए। गांधी जी जब अनशन पे बैठे तो कांग्रेस के बाकी लीडर थे, उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी से बात की। अंबेडकर जी ने भी बात को समझा, एक प्रॉपर पैक्ट बनाया गया, और जो पैक्ट बना वो था हमारा पूना पैक्ट, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि हिंदुओं के अंदर हम जो सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज़ें हम नहीं आने देंगे, ठीक है। इससे ये साबित होता है, और प्रॉपर रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई डिप्रेस्ड क्लासेस को, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं क्लाइमैक्स पे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। 20 फ़रवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिया से निकल जाएंगे। मैक्सिमम अब हम इंडिया में रहेंगे तो 30 जून 1948 तक, ठीक है। और कहा गया 30 जून 1948 तक पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी इंडियंस हैंड में, ओके। जैसे ही ये क्लेमेंट एटली ने अनाउंसमेंट की तो मुस्लिम लीग जो थी वो चिल्लाने लगी कि भैया आप पार्टीशन करो। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम को अलग करो, ठीक है। तो पार्टीशन की जो डिमांड जो थी वो ज़्यादा होने लगी। अब जैसे अनाउंस किया क्लेमेंट एटली ने कि आप क्या करेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। 3 जून 1947 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, अगर इंडिया का कोई भी भाग उस कानून को नहीं मानना चाहता तो वो ना माने, ठीक है। अब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान सामने रखा। तो पार्टीशन प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। अब कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, तो रीज़न ये था कि उस समय लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हर जगह कम्युनल राइट्स वगैरह, हर जगह एक दूसरे से खून, ठीक है। तो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही थी उस समय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भी इस प्लान को एक्सेप्ट किया। माउंटबेटन प्लान में हुआ क्या, अब ब्रिटिश रूल इंडिया में होगा ख़त्म, और 15 अगस्त 1947 से एक इंडिया जो है प्रॉपर सोवरेन और आज़ाद देश होगा, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंस डोमिनियन बनेंगे, एक होगी इंडियन और एक होगा पाकिस्तान, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अगर पाकिस्तान चाहे तो कॉमनवेल्थ को छोड़ सकता है, अगर इंडियन चाहे तो भी वो कॉमनवेल्थ को छोड़ सकती है या कंटिन्यू कर सकती है, वो उनके अब इंडिपेंडेंस एक्ट ने के तहत ये कहा गया, लेकिन उनकी अपनी मर्ज़ी, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो वो छोड़ सकते हैं। वाइसराय के ऑफिस को कर दिया गया अबॉलिश, एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा। इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, ब्रिटिश का राजा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। इंडिया की डोमिनियन कैबिनेट को बोला गया कि आप इसको अपॉइंट करो, तो पाकिस्तान के जो डोमिनियन कैबिनेट को बोला गया कि आप इसको अपॉइंट कीजिए, ठीक है। अब जो 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी, इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को बोला गया कि आप अपने अपने देश के लिए अपना अपने हिसाब से नियम कानून बनाएं, ठीक है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो आप, और आप ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनेक्ट किया हुआ जो लागू किया हुआ कोई भी कानून आप तोड़ सकते हो। इवन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी आप तोड़ सकते हो, आप चाहे तो फिर से रीयूनियन हो सकते हो, लेकिन ऐसा होना कहाँ था, एक दूसरे के प्यासे थे लोग यहाँ पे खून के, है ना। तो फिर बोला गया 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगा वो इंडियन डोमिनियन में भी लागू नहीं होगा, ना ही वो पाकिस्तान डोमिनियन में लागू होगा, ठीक है। तो पॉइंट 6 और 7 को डिस्कस करते हैं। देखिए, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कर दिया गया बिल्कुल अबॉलिश। फिर ये बोला गया
15 अगस्त 1947 को जो भी ब्रिटिश राज है, ठीक है, प्रिंसली स्टेट पे, ट्राइबल एरिया पे जो भी ट्रीटी की थी वो सब क्या होगी अब ख़त्म, ठीक है। डोमिनियन जो सब वो ख़त्म हो जाएगा। तो इंडियन को पूरे तरीके से फ्रीडम दी गई, ठीक है, कि आप पूरे तरीके से आज़ाद हो। ओके। तो एक और चीज़ फ्रेंड्स बहुत ही बकवास बोली गई यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये पॉइंट नंबर 8 को अगर आप पढ़ो तो इसमें लिखा हुआ है इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट ईदर टू ज्वाइन डोमिनियन इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान या रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये बोला गया कि प्रिंसली स्टेट से आप चाहो तो पाकिस्तान से मिल जाओ, आप चाहे तो इंडिया से मिल जाओ, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ मिल जाओ, अगर किसी से नहीं मिलना तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट ये कहा गया जो डोमिनियन ऑफ इंडिया या पाकिस्तान ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी, और जब तक खुद का संविधान नहीं बनता तब तक नियम कानून चलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बोला गया जो ब्रिटिश मोनार्क थे उनके पास राइट थे कि यहाँ पे वाइसराय जो भी कर रहा है उसके काम को वीटो कर सकते थे। अब इंडिया के जो दो डोमिनियन बने हैं, इन ये इनके जो दो गवर्नर जनरल बने हैं जो भी नियम कानून बनाएंगे इनके ऊपर ब्रिटिश मोनार्क का कोई भी हक नहीं होगा। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और जो अलग अलग प्रोविंस के गवर्नर जनरल थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड हैं और ये काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, ठीक है। तो 10 पॉइंट में ये बोला गया कि टाइटल ऑफ इंडिया जो था वो ड्रॉप कर दिया गया बिल्कुल, ठीक है। सिविल सर्विसेज थी, इंडिया के जो लोग सिविल सर्विसेज में जो सिविल सर्वेंट थे वो तो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे 15 अगस्त 1947 के बाद वो वापस यहाँ से बोरी बिस्तरा निकालो और चले जाओ, ठीक है। 15 अगस्त को ब्रिटिश रूल एंड हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई और भारत जो इंडिया जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने पहले जो प्राइम मिनिस्टर जो था वो बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। ये बने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को उठा करके लक्ष्मीकांत में जो भी लिखा उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मेंबर्स थे उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियोस मिला गया, ठीक है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मिठाई को मिला गया इंडस्ट्री एंड सप्लाईज का, ठीक है। तो जगजीवन राम को लेबर एंड सरदार बालदेव सिंह को डिफेंस का मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। CH बाबा वर्क माइंस एंड पावर का मिनिस्टर बनाया गया इनको। लियाकत अली खान को फाइनेंस एंड अब्दुल रब निश्तार को पोस्ट एंड एयर का, ठीक है। तो उसके बाद आसिफ अली को रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का पोर्टफोलियोस दिया गया। C गोपालचार्य को एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है। चंद्रगुरु को कॉमर्स का। गजनफर अली खान हेल्थ। जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ। ओके। तो अब बात करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया 1947 में बनी। तो मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियोस दिया गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मिथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। RK शनुगम चेट्टी जो थे ये फाइनेंस के रिलेटेड, ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ। जगजीवन राम लेबर। सरदार बालदेव सिंह डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ। CH बाबा कॉमर्स। राफ़ी अहमद किदवाई कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री एंड सप्लाईज। VN गडगिल वर्क माइंस एंड पावर, ओके। ये पोर्टफोलियोज जो इनको डिवाइड कर दिए गए। तो अब बात करते हैं आगे। तो रेड क्लिफ कमीशन के बारे में बात करते हैं। जो बाउंड्री जो थी टू डोमिनियन जो बनी भारत एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए कमीशन बैठा वो उस कमीशन का जो हेड था वो था रेड क्लिफ, ठीक है। तो इसका काम ये था इस कमीशन का कि जो बाउंड्री डिसाइड करनी है कि कौन कौन सी बाउंड्री कितना एरिया जो है
वो पाकिस्तान के पास जा रहा है और कितना एरिया जो है वो जो इंडिया के पास जा रहा है ना। तो इसका जो हेड जो था वो था रेड क्लिफ, ठीक है। पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया जो गया, प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर, है ना, ये प्रोविंस जो था। एंड वो जो डिस्ट्रिक्ट जो थी सिलहट, ये आसाम की, ये भी कहाँ गई, ये पाकिस्तान के पास गई, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री को डिसाइड करने वाला कमीशन जो था वो था रेड क्लिफ कमीशन, ठीक है, क्योंकि इसके हेड जो थे वो रेड क्लिफ थे, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, तो ये हमारी वीडियो जो है जो ख़त्म होती है और हमने कंप्लीट कर दिया क्राउन रूल को भी, ठीक है, और कंपनी रूल को भी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। धन्यवाद।